1979 में संगीतकार रैंडल रोथ को लायनल लेसेटर नामक एक अत्यंत धनी और गहराई से एकांत प्रिय व्यक्ति से एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिलता है। यह निमंत्रण सैंडपाइपर हाउस नामक एक अलग थलग स्थान पर आयोजित एक निजी व्यूइंग के लिए होता है। यह सुनिश्चित न होने के बावजूद कि उस शाम क्या होने वाला है, रहस्य से आकर्षित होकर रैंडल निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। एक शांत पार्किंग क्षेत्र में रैंडल अन्य आमंत्रित लोगों से मिलता है जिन्हें भी यही निमंत्रण मिला है। उनमें चार्लोट जी शामिल है, जो अपनी विवादास्पद सिद्धांतों के लिए जानी जाने वाली एक खगोल भौतिक विज्ञानी है, गाय लैंडन एक बेस्ट सेलिंग उपन्यासकार, और टार्ग राइनहार्ड जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पर अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध एक साइकिक है। जब वे सभी साथ खड़े होते हैं तभी एक वैन आकर रुकती है। ड्राइवर अपना परिचय हेक्टर के रूप में देता है और उन्हें अंदर आने का निमंत्रण देता है। वैन में बैठने के बाद टार्ग अपने अदृश्य मेजबान के बारे में बात करता है। वह स्वीकार करता है कि वह लायनल लेसेटर के चारों ओर फैली गोपनीयता को समझ नहीं पा रहा है। वह बताता है कि एक समय ऐसा था जब लायनल के बारे में सब कुछ सार्वजनिक रूप से जाना जाता था, लेकिन किसी तरह लायनल ने पूरी तरह से प्रसिद्धि से पीछे हटने में सफलता पा ली। कुछ ऐसा जिसे टार्ग असाधारण रूप से कठिन मानता है। जिज्ञासावश टार्ग चार्लोट से उसके पेशे के बारे में पूछता है और वह बताती है कि वह एक खगोल भौतिक विज्ञानी है। बातचीत आगे बढ़ पाती उससे पहले ही हेक्टर हस्तक्षेप करता है और उन्हें बताता है कि मेजबान यात्रा के दौरान मौन पसंद करता है। वह उन्हें इसके बजाय एक ऑडियो प्रोग्राम सुनने का निर्देश देता है। वह एक अजीब और बेचैन कर देने वाला संगीत चला देता है जो वैन में गूंजने लगता है, जबकि वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहते हैं। कहीं और डॉ ज़हरा नाम की एक महिला लायनल लेसेटर के पास आती है। वह उससे पूछती है कि वह अपने अनुभव को कैसा महसूस करना चाहेगा, नरम, उज्ज्वल या अधिक स्वच्छ। लायनल शांति से उसे चौंका देने के लिए कहता है। ज़हरा उसकी बाह में एक तरल इंजेक्ट करती है और लगभग तुरंत ही उसकी पुतलियां फैल जाती हैं। आखिरकार वैन सैंडपाइपर हाउस पहुंचती है। समूह को अंदर ले जाया जाता है और एक कमरे में पहुंचाया जाता है जहां वे ज़हरा से आमने सामने मिलते हैं। यह न समझ पाने पर कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, वे पूछते हैं कि उन्हें कहाँ बैठना है। हेक्टर उन्हें बताता है कि वे अपनी पसंदीदा ड्रिंक के पास बैठ जाए। हर व्यक्ति बैठता है और उसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक ड्रिंक लेता है। उनमें से हर कोई पाता है कि उसकी ड्रिंक अब तक चखी गई सबसे बेहतरीन है। रैंडल देखता है कि उसके सामने सिगरेट का एक दुर्लभ पैक रखा है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। प्रलोभन के बावजूद वह धूम्रपान करने से इनकार कर देता है और बताता है कि वह इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। कमरे में लगे स्पीकरों से लायनल की आवाज गूंजती है। वह उनका स्वागत करता है, उन्हें शाम का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और कहता है कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वे ज़हरा या हेक्टर को बता दे। कुछ समय बाद दरवाजा खुलता है और स्वयं लायनल कमरे में प्रवेश करता है। वह घोषणा करता है कि उसके पास सिंगल माल्ट व्हिस्की की 50 साल पुरानी एक बोतल है। वह इसके इतिहास के बारे में बताता है। डिस्टिलरी 1921 में क्योटो में खुली थी, एक ऐसी जगह जहां पानी को इतना पवित्र माना जाता था कि चाय के उस्ताद सदियों तक वहां जाकर अपनी कला को निखारते रहे। यह बोतल द्वितीय विश्व युद्ध की बमबारी से बची रही और बाद में 1946 के एक भूकंप के दौरान जमीन पर गिर गई, फिर भी सुरक्षित रही। दशकों बाद यह अंततः यहाँ 1979 में पहुँच गई है। लायनल बोतल खोलता है और सभी के लिए व्हिस्की उड़ेलता है। वे पीते हैं और पाते हैं कि व्हिस्की असाधारण रूप से सुकून देने वाली है। लायनल हर अतिथि को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करना शुरू करता है। वह गाय से कहता है कि वह उसे अपने युग का सबसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार मानता है और उसे एक अद्वितीय अनुभव का वादा करता है। वह टार्क को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पर अपने प्रयोगों में असाधारण परिणाम हासिल करने के लिए बधाई देता है। वह चार्लोट को आश्वस्त करता है कि बाह्य अंतरिक्ष जीवन पर उसके सिद्धांतों को लेकर जो विवाद है, उसके बावजूद वह उसके काम में विश्वास करता है। रैंडल की ओर मुड़ते हुए लायनल पूछता है कि क्या वह रैंडल की श्रवण यात्राओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। वह कहता है कि रैंडल का संगीत अनगिनत रातों को रोशन करता है। रैंडल स्वीकार करता है कि उसे नहीं लगता कि उसका अगला एल्बम सफल होगा और वह उसे कल्पना मात्र बताता है। लायनल जोर देकर कहता है कि वह एक विशाल हिट होगा।
रैंडल संदेह से जूझता है, यह तय न कर पाने में कि वह वास्तव में कोई सच्चा रचनात्मक जोखिम उठा रहा है या सिर्फ उद्योग की मशीनरी का अनुसरण कर रहा है। लायनल सुझाव देता है कि शायद उस मशीनरी को नियंत्रित करना ही रैंडल की सच्ची महत्वाकांक्षा है। अंततः रैंडल उस सिगरेट को उठा लेता है जिसे वह पहले ठुकरा चुका था और धूम्रपान करने लगता है। ज़हरा उससे कहती है कि वह अपने सामने रखा हुआ गिलास पी ले जिसे उसने अब तक छुआ भी नहीं था। रैंडल गिलास उठाता है और पी जाता है। लायनल एक बटन दबाता है और तालियां बजाती हुई भीड़ की आवाज कमरे में गूंज उठती है। वह दूसरा बटन दबाता है और संगीत बजने लगता है। चार्लोट टिप्पणी करती है कि संगीत अच्छा है। लायनल समझाता है कि उसे कमरे की संरचना के लिए उपयुक्त संगीत नहीं मिल पाया, इसलिए उसने इसे इटली में मासिमो कॉन्टिनी नामक एक संगीतकार से विशेष रूप से बनवाया जो अब केवल उसी के लिए काम करता है। लायनल रैंडल से माफी मांगता है कि उसने उससे संगीत नहीं बनवाया, लेकिन बताता है कि वह इक्वाडोर में जिस नए घर का निर्माण कर रहा है उसके लिए पूरी साउंड डायनेमिक रैंडल से डिजाइन करवाना चाहता है। लायनल यह भी बताता है कि सैंडपाइपर हाउस का वास्तुकार ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना और न ही कभी सुनेगा। गाय लायनल से पूछता है कि उसने अपनी दौलत कैसे कमाई। लायनल शांति से बताता है कि विश्व युद्ध से पहले उसने यूरेनियम का भारी मात्रा में भंडारण करने में निवेश किया था। ज़हरा एक सिगरेट उठाती है और धूम्रपान शुरू कर देती है, उसे कमरे में घुमाती हुई। लायनल रैंडल से पूछता है कि उसके लिए संगीत बनाने के बदले उसे क्या चाहिए होगा। रैंडल ईमानदारी से जवाब देता है। वह कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे कुछ ऐसा चाहिए जो अस्तित्व में ही नहीं है। वह बताता है कि उसके भीतर एक खालीपन है, कुछ खोखला और अंतहीन। उसे छोटा करने के लिए वह जो भी करता है सब विफल हो जाता है। वह उसकी तुलना एक ब्लैक होल से करता है जो उसके भीतर मौजूद हर चीज को लगातार निगलता रहता है। वह सबसे ज्यादा यही चाहता है कि यह रुक जाए। लायनल एक बटन दबाता है और रिकॉर्ड की गई हंसी की आवाज स्पीकरों से गूंज उठती है। रैंडल भ्रमित होकर प्रतिक्रिया देता है और दीवार पर टंगी सोने से मढ़ी हुई एके के बारे में पूछता है। लायनल जवाब देता है कि उसकी कहानी हेक्टर से जुड़ी है और उसे समझाने के लिए पुकारता है। हेक्टर भावनाओं से अभिभूत होकर टूट जाता है और बोल नहीं पाता। लायनल शांति से हस्तक्षेप करता है और समझाता है कि वह इस तरह के हथियार इसलिए प्रदर्शित करता है ताकि उन्हें उनके उद्देश्य से वंचित किया जा सके, हत्या की मशीनों को हानिरहित वस्तुओं में बदलने के लिए। इसके बाद वह अपना ध्यान टार्क की ओर करता है और बताता है कि उसने ऐसी भयानक चीजें देखी हैं कि टार्क जैसी मानसिक क्षमताओं वाले व्यक्ति को भी उनसे भय लगेगा। चार्लोट लायनल से उन अनुभवों में से एक साझा करने का आग्रह करती है। लायनल जवाब देता है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज़हरा उसके लिए काम करती है, लेकिन सच यह है कि उसकी कहानी उससे कहीं अधिक दिलचस्प है। ज़हरा बोलना शुरू करती है और बताती है कि वह एक हीमेटोलॉजिस्ट है। अपने जीवन के एक दौर में वह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की निजी चिकित्सक रही थी। वह डॉक्टरों से नफरत करता था और उसे एक कलाकार के रूप में देखता था। उसने उसका खून भी देखा और उसके आंसू भी। वह उन पलों को याद करती है जब वह बिना किसी स्पष्ट कारण के एक खोए हुए बच्चे की तरह रो पड़ता था। वह यह भी बताती है कि कैसे वह छोटी सी गलती या किसी नापसंद शब्द पर अत्यंत और निर्मम रूप से हिंसक हो सकता था। वह जोड़ती है कि कभी कभी जब कोई देख नहीं रहा होता तो वह भविष्य के किसी विक्षिप्त रॉक स्टार की तरह कपड़े पहन लेता था। लायनल बीच में टोकते हुए घोषणा करता है कि ज़हरा ही वह कारण है जिसकी वजह से वह आज जिंदा है। वह कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी उसके पास है वह सब उसका है, और जोर देकर कहता है कि वह उसकी सेवा करता है, न कि इसके उलट। इसके बाद ज़हरा नियंत्रण संभालती है और एक बटन दबाती है जिससे कमरे में संगीत भर जाता है। वह सफेद पाउडर की थोड़ी सी मात्रा निकालती है और उसे मेज पर फैला देती है। टार्क तुरंत मना कर देता है, यह समझाते हुए कि इसे सूंघने से उसकी इंद्रिय संबंधी धारणा मंद हो जाएगी। गाय प्रतिवाद करता है कि यह उतनी ही आसानी से उसकी क्षमताओं को बढ़ा भी सकता है। ज़हरा स्वयं उस पाउडर को सूंघती है और
उन्हें आश्वस्त करती है कि यह कोई गंदी सड़क की नशा वस्तु नहीं है, बल्कि एक परिष्कृत पदार्थ है, ऐसी दवा से निकला हुआ, जिसका उपयोग रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है। लायनल सभी से आग्रह करता है कि वे स्वयं को छोड़ दें और खुद को झरा की देखभाल में सौंप दें। वह वादा करता है कि यह अनुभव उनके जीवन को बदल देगा। वह उस दवा को सूंघता है। रैंडल ध्यान से देखता है, यह संदेह करते हुए कि शायद यह किसी तरह की परीक्षा है। लायनल खुले तौर पर स्वीकार करता है कि ऐसा ही है। इसके बाद गाय सूंघता है। टार्क हिचकिचाता है, लेकिन अंततः वह भी ऐसा करता है। रैंडल मना कर देता है। लायनल समझाता है कि वह चाहता है कि वे सभी अपनी क्षमताओं के शिखर पर कार्य करें। वह कहता है कि उनमें से हर एक को किसी अद्भुत चीज में भाग लेने के लिए सावधानी से चुना गया है, और यह काम करने के लिए उन सभी का एक दूसरे के साथ तालमेल में होना जरूरी है। अंततः रैंडल भी उस दवा को सूंघ लेता है। चार्लोट लायनल को चेतावनी देती है कि यह सब वाकई इसके काबिल होना चाहिए, और फिर वह भी उसे सूंघ लेती है। कुछ समय बाद दवा का प्रभाव पूरी तरह से सामने आने लगता है। लायनल यह समझाना शुरू करता है कि उन्हें वास्तव में क्यों एक साथ लाया गया था। अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं के कारण उसका मानना है कि वे उस चीज की सराहना करने में सक्षम हैं, जिसे वह अब उन्हें दिखाने वाला है। उस वस्तु को हासिल करना बेहद कठिन था, और इसकी कीमत उससे भी कहीं अधिक थी। एक दरवाजा खुलता है जो एक लंबे गलियारे की ओर जाता है। उसके अंतिम सिरे पर एक और दरवाजा खुलता है जो एक कक्ष में ले जाता है। भीतर केंद्रित रोशनी में नहाया हुआ एक एलियन जैसा दिखने वाला वस्तु खड़ा है। टार्क घोषणा करता है कि यह एक प्राचीन शक्ति टोटेम है। चार्लोट गौर करती है कि यह एक खंडित उल्कापिंड जैसा दिखता है, हालांकि इतना विशाल उसने पहले कभी नहीं देखा। इसकी सतह पूरी तरह से अक्षुण्ण है, जिस पर वायुमंडल में प्रवेश से किसी भी तरह की क्षति के कोई निशान नहीं है। लायनल बताता है कि वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने एक्सरे, चुंबकीय विश्लेषण, कार्बन डेटिंग, हर तरीका आजमाया, लेकिन सब विफल रहे। जिस पदार्थ से यह बना है वह आवर्त सारणी में मौजूद ही नहीं है। रैंडल सिगरेट जलाता है, लेकिन लायनल उसे रोक देता है, यह कहते हुए कि ओबेलिस्क कक्ष में धूम्रपान की अनुमति नहीं है। टार्क कहता है कि वह इसके भीतर से निकलती हुई अपार ऊर्जा को महसूस कर रहा है। रैंडल मंत्रमुग्ध हो जाता है, नजर हटाने में असमर्थ। लायनल एक बार फिर उससे धूम्रपान रोकने की विनती करता है। इसके बजाय रैंडल सीधे ओबेलिस्क पर धुआं छोड़ देता है। वह संरचना उसे तुरंत सोख लेती है। लायनल आगे बढ़कर उसकी सतह को छूता है और उसे सुंदर कहता है। टार्क चेतावनी देता है कि जब वह इसे देख रहा है तो यह भी उसे देख रहा है। अचानक ओबेलिस्क से एक तीखी, बेहद ऊंची आवाज फूट पड़ती है। उसकी सतह पर तेजी से दरारें फैलती हैं और फिर वह कई टुकड़ों में टूट जाता है। उसके भीतर से एक एलियन प्राणी बाहर निकलता है। सभी की नाक से खून बहने लगता है। टार्क का चेहरा पूरी तरह पिघल जाता है। दूसरे कमरे में जो कुछ हो रहा है उससे अनजान हेक्टर संगीत चला देता है। गाय चीखता है कि कोई चीज उसे टटोल रही है। बिना किसी चेतावनी के उसका सिर फट जाता है। ज़हरा उस प्राणी के पास जाती है और उसे छूने लगती है। उसका चेहरा पिघल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। चार्लोट और रैंडल कक्ष से भाग निकलते हैं, जबकि उनके पीछे लायनल गिर पड़ता है। हेक्टर दौड़ता हुआ अंदर आता है। जब चार्लोट और रैंडल घर से भागने की कोशिश करते हैं, हेक्टर अपनी सुनहरी एके उठा लेता है। वह प्राणी एक गाढ़े चिपचिपे पदार्थ में घुल जाता है और लायनल की ओर बढ़ता है। उसे पूरी तरह निगल जाता है। इसके बाद वह फिर से एक मानवीय आकार ले लेता है। हेक्टर उस प्राणी के पास पहुंचता है जब वह उससे मदद मांगता है। इसके बजाय हेक्टर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। चार्लोट और रैंडल घर से बाहर निकलकर कार में बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। गोलियों से अप्रभावित वह प्राणी बिजली की एक चिंगारी छोड़ता है जो हेक्टर को तुरंत मार देती है। बाहर वह प्राणी पानी में अपनी परछाई को देखता है। घर से काफी दूर चार्लोट अचानक ब्रेक लगाती है ताकि वे दोनों सांस संभाल सकें। एपिसोड का अंत इस दृश्य के साथ होता है कि वह प्राणी खुलेआम सड़कों पर चलता जा रहा है। उसकी अनियंत्रित आभा शहर की बिजली व्यवस्था को बाधित करती हुई जब वह आगे बढ़कर दुनिया में प्रवेश करता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।